नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए, बहुत बड़ा त्याग किया, उनमें से कई क्रांतिकारियों के बारे में हम जानते हैं। शायद हम लोगों ने जब भी पढ़ाई की, उसमें इतिहास का जो विषय होता था उसमें इन क्रांतिकारियों के नाम आया करते थे, उनके बारे में जानकारी हमें मिलती थी। उसमें से शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, बटुकेश्वर दत्त हो, स्वातंत्र वीर सावरकर हो, ऐसे कई क्रांतिकारियों के नाम हमने पढ़े हैं, उनका इतिहास जानने की कोशिश की है। लेकिन भारत के इस स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे भी अनेक क्रांतिकारी थे जिनके नाम कहीं ना कहीं अज्ञात है, हम जानते नहीं हैं। कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन बाद में उनका क्या हुआ, उनके परिवार का क्या हुआ, इसके बारे में हम नहीं जानते। वो इतिहास अब भी हमें पता नहीं है। जब ये ख्याल हमारे मन में आता है तो हम भी ये सोचने लगते हैं कि क्या हुआ होगा उनके परिवार के बारे में। जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद भी कई क्रांतिकारी जीवित थे, उनका क्या हुआ, उन्होंने क्या किया उसके बाद। तब सरकार बनी, उस सरकार ने उनके बारे में क्या किया, उनको क्या पूरी तरह से सम्मानित किया, ये सवाल हमारे मन में आते हैं। आज जिस तरह से बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने 1929 में विधानसभा में बम फेंके थे भगत सिंह के साथ, और तभी के ब्रिटिश सरकार का एक तरीके से उनके खिलाफ आंदोलन किया था, उनको पकड़ा गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वो जीवित थे, लेकिन उनका क्या हुआ, किस तरह से उनका जो जीवन था वो किस तरह से बीता, उनके परिवार का क्या हुआ उसके बाद, ये आज हम लोग नहीं जानते। हम जानना चाहते हैं। तो ये जब ख्याल हमारे मन में आता है तो इसी तरह का ख्याल कुछ लोगों के मन में आया कि ये जो क्रांतिकारक थे उनके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। लोगों तक उनका जो जीवन है, उनका चरित्र जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तब लोगों को प्रेरणा मिलेगी, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन तक ये पहुंचेगा, वही आवश्यक है। और इसके लिए संग्राम फाउंडेशन की स्थापना हुई। उस माध्यम से ये कार्य जो है वो पिछले 10 सालों से शुरू है। बहुत बड़ा काम है, उसके बारे में आज हम इस इंटरव्यू के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो संगठन है संग्राम फाउंडेशन, इसके अध्यक्ष गोपाल सिंह और राष्ट्रीय सचिव दीपक कुमार त्रिपाठी आज हमारे साथ हैं। इनसे हम ये उनके जो प्रयास हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। ये हमने भी ये सभी क्रांतिकारी, जो गिने चुने क्रांतिकारी जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे सैकड़ों ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में आपने जानने की कोशिश की है। तो ये ख्याल जब आपके मन में आया कि कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इन क्रांतिकारियों को एक सम्मान मिलना चाहिए, लोगों तक उनका कार्य जो है पहुंचना चाहिए। दीपक कुमार जी, आप बताइए कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। यानी गोपाल सिंह भी है आपके साथ, आप हैं, और भी आपकी बड़ी कार्यकारिणी है। कि कहाँ से और कब ये प्रेरणा मिली आपको? ये दरअसल हम लोग एक छोटे मोटे समाज सेवा वाला काम किया ही करते थे। जैसे पार्ट टाइम में हर कोई करता है, संडे को छुट्टी के दिन करता है, तो हम भी वैसे करते थे। कोई बहुत बड़े समाज सेवक नहीं थे, अभी भी नहीं है। तो बातों बातों में एक दिन ही ऐसे एक बुक हाथ लगी, तो हम उसके बारे में जब विस्तार से पढ़े तो थोड़ी चेतना जागी कि ये तो ठीक नहीं है। और वो बुक थी महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में, और जिसे हमारे ही अभियान के एक समर्थक और बहुत मजबूत स्तंभ हैं अनिल वर्मा जी, जो हाई कोर्ट के जज हैं वर्तमान में इंदौर में। उनकी लिखी हुई थी, बहुत अच्छे लेखक हैं वो। तो जब वो पढ़ा तो हमको यकीन नहीं हुआ कि बटुकेश्वर दत्त आज़ादी के बाद भी जीवित थे। पहली बात तो यही नहीं पता था। उसके बाद जीने के साथ में क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या उनको देखना पड़ा जो नहीं देखना चाहिए था एक देशभक्त होने के नाते, तो वो भी पढ़े तो वो भी धक्का लगा कि यार ये तो गलत हुआ। गलत मतलब क्या है कि जैसे आज़ादी मिल गई
जेलों में रहे। जैसे आपने बताया कि 1929 में उन्होंने असेंबली में बम फेंका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट में, ताकि वो अंग्रेज सरकार पास ना करे। और वो बिल के अगेंस्ट में जो सज़ा मिलनी थी वो भगत सिंह बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि शहीद भगत सिंह बहुत पढ़ाकू थे, बहुत उनको इन्फॉर्मेशन, पढ़ते खूब थे वो। तो उनको पता था इस हरकत से हमें फांसी तो नहीं होगी, ये हरकत से हमें बहुत होगी तो उम्र कैद होगी, फांसी नहीं होगी। तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव, ये तीनों जन ने असेंबली में बॉम्ब फेंका था उस बिल के अगेंस्ट में, जो अत्याचारी बिल था अंग्रेजों का। और बाद में तीनों जन ने पहले ही योजना के अनुरूप अपने आप को समर्पण किया था। ये पहले से ही तय था कि वे क्या करने वाले हैं। और जब इसका केस चला असेंबली बम कांड का, तो तीनों को उम्र कैद ही दी गई। तो अब इसमें एक ट्विस्ट आता है कि फिर भगत सिंह जी को फांसी कैसे हो गई। लेकिन हम ध्यान दीजिए, जब भगत सिंह जी को फांसी हुई थी तो उस फांसी में बटुकेश्वर दत्त का नाम नहीं था। फांसी थी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो ये किसी और केस में फांसी हुई है। ये फांसी हुई थी सैंडर्स मर्डर केस में, जो सैंडर्स की हत्या की थी इन लोगों ने। लाला जी का बदला लेने के लिए स्कॉट को मारने गए थे और सैंडर्स मारा गया था, तो उसमें फांसी हुई थी। उसमें बटुकेश्वर दत्त शामिल नहीं थे। तो उनको तो हुई जेल की सज़ा और इन लोगों को हुई फांसी। अब जेल के बाद जब वो रिहा हुए, बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद फिर जो सरकारें बनी, जो कहते हैं उस समय हम लोग नरम दल के नाम से जानते हैं, वो लोगों ने क्रांतिकारी जो पिस्तौल, तमंचे, गोले बारूदों से अंग्रेजों को डराए, उनको उतना सम्मान नहीं दिया, उनको हाशिए पे रखा। हम मानते हैं कि नरम दल को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, नरम दल को प्रशासन में भागीदारी मिलनी चाहिए, ये अच्छा है। लेकिन गरम दल का क्या, उनको भी तो सम्मान मिलना चाहिए था। आखिर कोई व्यक्ति अपना जान से बढ़ के देश को क्या दे सकता है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोगों ने जानते बूझते अपने आप को देश के लिए सुहा किया। तो अगर वो जानते बूझते अपने आप को न्यौछावर कर गए, तो आप उनको भारत रत्न क्यों नहीं देते? देना चाहिए। या आप किसी एक का नाम बताइए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य हो और उसको भारत रत्न मिल रहा हो, पद्म भूषण मिल रहा हो, पद्म विभूषण मिल रहा हो, कोई एक नाम बताइए आप। तो देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये नाम किसी पहचान के मोहताज हैं कि लोग जानते नहीं है, या इनके नाम पे भारत रत्न घोषित हो जाएगा तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यार ये कौन है। ऐसा तो कुछ नहीं है। ईच एंड एवरीबडी नोज, सगळ्यांना माहित है नाव। फिर क्यों नहीं दिया जाता? अब आज़ादी के बाद बटुकेश्वर दत्त जी पे आते हैं, तो उनको भरण पोषण की दिक्कत हुई। मूलतः वो बंगाल के थे, लेकिन उनके पिताजी नौकरी करते थे कानपुर में, गोष्ठा बिहारी दत्त नाम था उनका। तो फिर जब देश आज़ाद हुआ तो भरण पोषण के लिए बहुत प्रयास किए। बिहार में बाद में शिफ्ट हुए तो बस का वो निकल रहा था, क्या बोलते हैं, परमिशन चलाने के लिए परमिट निकलती है गाड़ी की, तो ये भी परमिट के लिए फॉर्म भरे। तो फॉर्म भरे तो जो सामने कमिश्नर बैठा था, तो वो इन्होंने पूछा कौन है आप, तो बोले बटुकेश्वर दत्त। तो बोले हाँ ठीक है, मतलब क्या विशेषता, कुछ तो बताइए अपने बारे में। बोले मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। तो बोले ऐसे बहुत फ्रीडम फाइटर आ रहे हैं आजकल। हाँ चलो, घंटों लाइन में खड़ा करने के बाद उनको नहीं दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने ठेले पे रेहड़ी लगाई चने की, उससे अपना भरण पोषण किया, सेल्समैन जैसे काम करके। बाद में बीमार हुए तब भी उनको उपेक्षा का हुआ। दिल्ली में जब एडमिट हुए तो उनको मिलने आई थी विद्यावती देवी, शहीद भगत सिंह की माता जी। तो माता जी को देख के वे निराश हुए और उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ भगत सिंह को फांसी हो गई। ये कितनी पीड़ा में कहा होगा उन्होंने, आप समझ सकते हैं। और बोले ये बहुत गलत हुआ कि मैं जीवित रहा ये दिन देखने के लिए। हम लोग उसी भ्रम में मर गए होते आज़ादी के पहले ही कि बाद में हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा, हमारे हिसाब से चलेगा, हम जैसा इसको विकसित और फलता फूलता देखना चाहते हैं वैसा दिखेगा। ऐसा आज भगत सिंह भी होते तो उनको बुरा लगता। तो अंतिम इच्छा के रूप में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ जहाँ पे मेरे दोस्त भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की समाधियाँ हैं वहीं मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। और हुसैनी वाला जगह है फिरोजपुर में, वहीं पे उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। तो ये बाद की दुखद कहानी थी बटुकेश्वर दत्त की। और ये कहानी मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बुक से ही नहीं, बुक तो एक माध्यम है ही है। उनकी पुत्री
डॉक्टर भारती दत्त, वो हमारे साथ में हैं, हमारे संगठन में हैं, हमें आशीर्वाद देती रहती हैं, सहयोग करती रहती हैं। ये सारी कहानियाँ उन्होंने भी सत्यापित करी कि ये थी। तब ये लगा कि सबके बारे में पता करना चाहिए। अगर ये एक नाम को हम देखें कि ये है, तो बाकी लोगों का कैसा होगा? तो गोपाल सिंह जी ने निर्णय लिया कि मैं प्रत्यक्ष स्वयं पूरे देश का भ्रमण करूँगा। फिर जितने नाम आपको पता होंगे, जितने नाम दर्शक दीर्घा के लोग जानते होंगे, या जितने नाम हमने पढ़े होंगे, उसमें से लगभग हर दरवाजे पर दस्तक दी इन्होंने। मैं कुछ नाम आपको बता दूं: शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह, काकोरी कांड के जो थे ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। फिर हमारे जो महाराष्ट्र के वीर पुरुष थे, लोकमान्य तिलक, विष्णु पिंगले जी, चाफेकर बंधु, सावरकर जी, सबके घर पे गए। सिर्फ अगल बगल नहीं, पूना, नागपुर, रानी लक्ष्मीबाई के घर तक गए। रानी लक्ष्मीबाई के जो अपने पीठ पे वो बच्चा देखा होगा, रानी जी ने बांधा था, उनका जो अभी वंशज है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस अभियान में हमारे साथ में हैं। और पेशवा बाजीराव के भी वंशज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सब इनकी देन है। इन्होंने वो पूरा भ्रमण, सबसे बढ़िया बात यह है कि कभी संगठन ने 1 रुपए का चंदा किसी से नहीं लिया। जो भी इसमें लागत लगती है वो अपनी कमाई में से बचाकर गोपाल सिंह जी करते हैं। यही चीज इनको अन्य संगठन से बहुत ऊपर लेके चली जाती है। क्योंकि जब आप बिना अपेक्षा के कोई कार्य करते हैं ना, वो वास्तविक सेवा कार्य होता है। लेकिन जब हम अपेक्षा करते हैं कि हम ये करें, इसके बदले हमको ये मिले, फिर तो सौदा हुआ, सेवा कहाँ हुई। तो ये कार्य इनका जो है वो अतुलनीय है, इसलिए हम लोगों का साथ बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। गोपाल सिंह जी, जो अभी दीपक कुमार जी ने बताया, तो इसके बारे में आप भी बताइए कि जिस तरह से आपने भारत भ्रमण किया और कई सारे क्रांतिकारियों के जो परिवार है उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की, तो किस तरह का अनुभव रहा? और उनसे कुछ ऐसे उदाहरण बताइए कि उनसे जो भी उन पर बीती है उसके बारे में उन्होंने आपसे बताया होगा। सर्वप्रथम महेश जी, मैं न्यूज़ डंका का धन्यवाद कहूँगा कि आपने मुझे मंच दिया, इस मंच पे अपने इस अनुभव को साझा करने के लिए। दीपक जी ने जैसे बताया कि हमने साथ में संयुक्त में हमने इस चीज़ की शुरुआत की। भगत सिंह जी के, राजगुरु जी के, चाफेकर बंधु जी के, सबके यहाँ पे जाने के बाद में एक चीज़ पता चली, सारे वंशजों से मिलने के बाद में, कि सब लोग एक जो कॉमन जो एक मुद्दा है जिसके ऊपर वो लोग टिके हुए हैं और वो सरकार से उस चीज़ की मांग कर रहे हैं। इस अभियान की हमने शुरुआत, हम दोनों जन की जो एक साथ जो विचार मिले और हमने जब इसकी शुरुआत की, तो हमने 10 साल पहले सरकार से हमने इनकी आज के परिस्थिति में इनका क्या स्थान है इस देश में, ये हमने उनसे पूछा आरटीआई के माध्यम से। और जब भी हमने पूछा तो हमको ये पता चला कि हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं महेश जी आपसे सिर्फ एक प्रश्न करूँगा, आज हम जो भी इस भारतवर्ष में आज हमारी जीडीपी इतनी बढ़ रही है, आज हम इकोनॉमिक में 5th नंबर पे हैं, आज हम इतनी उभरी हुई शक्ति दिख रहे हैं, आज अमेरिका और बाकी देशों में हमारा नाम हो रहा है, या आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं पूरे देश भर में भ्रमण करके इस देश का नाम उजागर कर रहे हैं, तो सर ये कहीं ना कहीं उन क्रांतिकारियों का योगदान है। अगर उन क्रांतिकारियों का योगदान है तो उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान इस तरह से मिलना चाहिए कि जब हमने आरटीआई के थ्रू आपसे पूछा है कि इनका क्या स्थान है, तो आपको ये बताना चाहिए। अभी तक इन्हें आधिकारिक रूप से हुतात्मा शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है। सारे जितने भी क्रांतिकारियों के परिवार के लोग हैं, इस मांग को हम तो ठीक है 10 साल से हम इस अभियान में वो हमारे साथ जुड़े, इसके पहले से वो ये मांग रख रहे थे। उन्हें जब ये पता चला कि कोई एक व्यक्ति है जो हमारे साथ हमको लेके इन चीज़ों को लेके चल रहा है, तो हमारे साथ जुड़े। जितना नाम दीपक जी ने बताया उससे और काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े, और हमने सरकार से मांग रखी है कि आप इन क्रांतिकारियों को हुतात्मा का वो दर्जा दीजिए। आप जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ है, तो क्या ये क्रांतिकारी उस पुरस्कार के हकदार नहीं थे? अच्छा, जब हम लोगों से पूछते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, आप देखेंगे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय एक अलग माहौल था। आप 100 लोगों से पूछोगे तो 100 लोगों में आपको आराम से एक 80-90% लोग तो बोलेंगे कि नहीं हम जानते हैं भगत सिंह को। भगत सिंह के ऊपर तो चलो पिक्चर निकली है, उस समय लगभग सारे क्रांतिकारियों के वहाँ के जो लोकल लोग रहे होंगे, जो इस राज्य के रहे होंगे, सबको पता होगा।
लेकिन आप मुझे बताइए, आने वाले अभी देश को आज़ाद होके मेरे ख्याल से जैसे ये 100 साल या 150-200 साल हो जाएगा, तो ये जो देश की जनसंख्या है 200 करोड़, 150 करोड़ के कहीं और ऊपर जाएगी। तो लोग अपने जीवन के आपाधापी में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से क्रांतिकारी थे, कौन से क्या थे। तो हमारी ये मांग है कि आप इनको आधिकारिक रूप से हुतात्मा का दर्जा दीजिए, आप इन्हें वो पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार आप उनको दीजिए। ये हमारी मांग है जो हमने रखा हुआ है उन क्रांतिकारियों के परिवार के साथ में। आज आप देखो कि बहुत सारे राष्ट्रीय महामार्ग हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि कोई न कोई एक राजनेता के परिवार के नाम से या किसी न किसी के नाम से चल रहा है। आप इनके नाम से क्यों नहीं रख सकते हैं? आप जो नेशनल हाईवेज़ हैं या जो बाकी है, आप रखिए ना, भगत सिंह जी के नाम से रखिए, आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से रखिए। ये जितने भी क्रांतिकारी थे मात्र 23 साल 24 साल की उम्र में, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस, इनको पता था कि हमें आज नहीं कल फांसी होनी है, इन्हें पता था कि हमारा अंत क्या होने वाला है। इसके बाद भी उन्होंने वो रास्ता चुना। चाहते तो वो भी आराम से अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते थे, 23-24 साल की उम्र थी, आराम से शादी विवाह करके अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये रास्ता चुना। आज की जो जनरेशन है, मैं लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि आप आगे आए और जो हमने जो मांग रखी हुई है और जो आपने हमें जो ये प्लेटफॉर्म दिया, मैं आपका भी धन्यवाद कहूँगा कि हमने जो मांग रखी, इस मांग को हमारे शब्दों को वजन दे और हम वहाँ तक उन बातों को पहुँचा सकें। और प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि अगर हम अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे तो फिर हमारा भविष्य जो है वो उतना निर्मल और इतना अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। तो ये हम इस संकल्प को लेके चल रहे हैं। दोनों जन ने शुरुआत की थी मिलके, आज हमारे साथ में हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। हमारी जो टीम है, हमारी टीम एमपी में भी है, हमारी टीम हरियाणा में भी है। खाप पंचायत के लोगों ने हमको इसमें समर्थन दिया। हमने जंतर मंतर पे ध्यान आकर्षण मोर्चा किया, जिसमें हम दोनों जने ने जब इसकी शुरुआत की तो उस समय खाप पंचायत के और हज़ारों की संख्या में लोग थे। हमने सरकार को ये ज्ञापन दिया। हमको यही मिला कि ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक इसके बारे में हमें कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं है और हम भी पीछे हटने वाले नहीं। पिछले 10 साल से हम पीछे पड़े हुए हैं। अभी भी हम 2026 में हमने जाके सरकार को ये ज्ञापन फिर से हमने दिया है कि फिर से आप हमें बताइए, लेकिन अभी तक हमको फिर से वहाँ से इसके बारे में कोई जानकारी मिली नहीं है। तो ये अभियान का हमारा मोटो यही है, मकसद यही है। बाकी तो जीवन चलाने के लिए सब कुछ चल ही रहा है। अगर ये हमने कर लिया तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जीना सार्थक रहा। दीपक कुमार जी, जिस तरह से आप दोनों इस काम में जुटे हुए हैं, तो किस तरह का ये काम का तरीका होता है? यानी आप अभी 10 साल से काम कर रहे हैं, सरकार से मिलते हैं, आपका जो भी निवेदन है उनके पास देते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है या कितना संघर्षपूर्ण होता है ये काम? संघर्षपूर्ण का ऐसा है ना कि महेश जी, एक बात तो तय है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी इस अभियान के बारे में बात करते हैं, वो आदमी सामने तारीफ तो जरूर करता है। कोई भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि व्यक्तिगत हमारा इसमें कुछ ना अपेक्षा है, ना हम अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। तो हर किसी को लगता है यार कि काम तो आप लोग का बहुत अच्छा है। और ये मुझे लगता है हम जितनों से मिलते हैं हर कोई कहता है काम बहुत अच्छा है, लेकिन ये कह के वो अपने घर में चला जाता है। वो इस अच्छे काम में सहयोग देने नहीं आता। सहयोग इन द सेंस पैसा नहीं, पैसे से सहयोग नहीं मांगते हम, लेकिन दो जन मिलकर 150 करोड़ लोगों तक अपनी जानकारी कैसे पहुंचाएंगे? वो भी ऐसी स्थिति में ना हम कोई उद्योगपति हैं, ना किसी राजघराने नेता के घराने के हम बच्चे नहीं हैं। तो हमारी आवाज़ लिमिटेड है। आप जैसे भाई ही मिलते हैं जो उस आवाज़ को थोड़ा 10-20 हज़ार लोगों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन ये करोड़ों लोगों तक कैसे होगा? ये जब सरकार करेगी तो होगा। अगर केंद्र सरकार कोई एक नियम बना दे कि अब से जितनी योजनाएं लागू की जाएंगी वो क्रांतिकारियों के नाम पे होंगी, एक ही दिन में हो जाएगा। जैसे भी योजनाएं, आप बहुत सारी योजना सुनते हैं, लाडली बहन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, ये राजगुरु के नाम पे कर दो। राजगुरु आवास योजना, क्या दिक्कत होगी इसमें? कम से कम लोग सोचेंगे तो राजगुरु कौन थे। या आप ऐसे सांगोली रायण्णा के नाम पे कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जिनको लोग जानते ही नहीं है, क्रांतिकारी इन द सेंस स्वतंत्रता सेनानी जिनको लोग नहीं जानते, उनके नाम पे आप योजनाएं रखेंगे तो कभी ना कभी तो हिट करेगी कि यार किसके नाम पे योजना रखी है, ये कौन है। तो कौन है उनको जानने के लिए पढ़ने पे मजबूर करेगा। जब वो पढ़ेंगे तब हमारे देश की विरासत धीरे धीरे सामने आएगी लोगों को। उनके कर्म जब आपके सामने आएंगे तो आपके माइंड में देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा कि 90 साल 100 साल पहले भी देश के लिए ऐसा सोचते थे लोग, जबकि इतनी सुविधाएं नहीं थी, डिजिटल या मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये सब नहीं था।
तब लोगों में प्रेम था और इतनी कनेक्टिविटी थी कि आज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन प्लान बनाती थी पूना में कि परसों बनारस में इस अंग्रेज के खिलाफ ये प्रदर्शन करना, और वो होता था। आज योजना बन रही है पूना में, परसों बनारस में होता था। कैसा नेटवर्क रहा होगा, मोबाइल तो था ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं था, ये तो बड़े लोगों की चीज थी तब। टेलीफोन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों के पास ही हुआ करती थी। तो फिर भी वो परसों वो प्रदर्शन होता था, या किसी अंग्रेज को ठान लिए हैं कि उसको सजा देनी है तो परसों दिया जाता था। रेलवे ही थी एकमात्र माध्यम, बाकी तांगे वगैरह चला करते थे, फिर भी वो हजारों की संख्या में इकट्ठा भी होते, योजना भी बनती और अपनी योजना को अंजाम भी देते। इसका मतलब वो पागलपन और जुनून था देश के लिए तब ना, वो जुनून आज कहाँ है? और आज अगर कम है या नहीं है तो उसका कारण यही है कि हम वो जुनून दिखा नहीं पा रहे। जब तक हमें कोई बताएगा नहीं हमारा पिता, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे पिता यही थे? हमारी माता जी हमको बताएंगी, हमारे दादाजी बताएंगे, हमारे अगल बगल का परिवेश हमको ये जता देता है कि आपके पिता हैं या आपके चाचा हैं। अदरवाइज हमको कैसे पता चलेगा? हम तो एक अबोध बालक के रूप में जन्म लेते हैं, बड़े होते रहेंगे, जिसको पिता दिखाया जाएगा हम उसी को मानते जाएंगे, या जिसको बताया जाएगा ये आपके मामा है हम उसी को मामा मानते जाएंगे। यही अगर बच्चे जब जन्म लेते हैं, उनको पढ़ाई के माध्यम से, उनके शिक्षा के माध्यम से, उनके सिलेबस में हम इन क्रांतिकारियों के बीज अगर डालते जाएं तो बच्चे वही जान जाएंगे कि देशभक्ति यही है, तो वही होने लगेगी। नहीं तो हम लोग पढ़ाते ऐसी चीज है जो उनको काम ही नहीं आता जीवन में। लगभग 90% लोगों को कोई यूज नहीं होता। पाइथागोरस का थ्योरम हमने पढ़ लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या वेस्ट इंडीज में जलवायु ठंडी है गर्म है, क्या काम आ रहा है मेरे? पढ़ा है मैंने, इसके लिए मार भी खाया है। 10वीं में मास्टर लोग बहुत मारे हैं, ये याद क्यों नहीं किया? मैं क्या करूँ, वेस्ट इंडीज में गर्म ही पड़ रही है तो व्हाट शुड, मतलब मुझे क्या लेना देना? मुझे ये बताओ मेरा देश कैसे आजाद हुआ? मेरे बगल का घर अगर कमजोर है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ उसकी? मुझे वो हुनर सिखाओ ना। दुनिया जब मैं जाऊंगा तो देख लूंगा जलवायु अगर उस लायक हुआ तो, नहीं तो बेसिक चीज तो सिखा दो। सो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है महेश जी, बट लोग खुल के आ नहीं पाते, शायद समय का अभाव है या उनकी अपनी कोई निजी मजबूरियां होंगी। इसके बाद भी हजारों की संख्या में लोग हैं। दुर्भाग्य इस बात का है ना कि जो गोपाल जी ने कहा कि उनको अभी भी हुतात्मा का दर्जा नहीं मिला, ये ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। मतलब कई पॉलिटिशियन भी हैं जिनको जब हम ये बताते हैं कि सर ऐसा नहीं हुआ है तो वो आश्चर्यचकित होते हैं। ऐसा का मतलब उनको भी जानकारी नहीं है, नहीं तो वो भी प्रयास किए ही होते कहीं ना कहीं। और इस अभियान में जो सबसे बड़ा सहयोग है हमारे महाराष्ट्र के जो अभी उप मुख्यमंत्री जी हैं एकनाथ शिंदे जी, वो खुल के 10 साल की शुरुआत में जब ये अभियान शुरू हुआ था, उसी दिन से उन्होंने अपना पाठिंबा दिया था कि इस अभियान के लिए पूरे देश में आपको जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं और मेरी शिवसेना खड़ी रहेगी। तो कई लोग हमको इस बारे पे आपत्ति भी करते हैं कि आप लोग अपने पोस्टर वगैरह पे शिंदे साहब का फोटो क्यों नहीं रखेंगे? हजारों की संख्या में पूरे देश में 5000 से ज्यादा विधायक होंगे, 500 से ज्यादा सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत हैं, इसमें से किसी एक ने भी इस तरह का सेंटेंस हमको नहीं दिया। आप सपोर्ट करो ना करो, लेकिन एक होता है ना कि आदमी मोटिवेट हो जाता है। मैं तुमको बोलूं कि महेश जी मैं आपके साथ हूं तो आपका हौसला बढ़ता है ना। ये काम शिंदे जी ने किया। शिंदे साहब ने खुल के कहा, भरे मंच पे कहा कि आपको पूरे देश में जहां भी आवश्यकता होगी इस अभियान के लिए मेरी पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी है। जबकि वो जानते हैं हम शिवसैनिक नहीं है, मतलब हमने ऑफिशियली कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, लेकिन हम उनके मुरीद तो रहेंगे ना ताउम्र। कोई व्यक्ति तो है जो अपनी शक्ति हमारे पीछे रखा है कि हम लोग हैं भाई, आप लोग करो, हम सपोर्ट में हैं। ये कोई तो बोला, तो जो बोला अब हम उसके मुरीद रहेंगे, उसका उनका पोस्टर भी लगाएंगे। आपको बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि आपको बुरा लग गया तो फिर मेरा क्या होएगा? आप तो सपोर्ट वैसे भी नहीं कर रहे थे, आगे भी नहीं करोगे, यही होगा ना। लेकिन जो व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है वो तो हमारे लिए पूजनीय है। तो ये आक्षेप भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों के सामने रख रहा हूं जिनको लगता है कि किसी पार्टी विशेष का फोटो क्यों रखते हैं। तो उसका रीजन है कि क्यों ना रखें हम। हर नेता, हर अभिनेता, हर साधु संत सबसे पहले इस देश का नागरिक है, सबसे पहले वो भारतीय है। वो राजनीति में है, ये उनकी गलती थोड़ी है। या हम आप न्यूज में हैं तो ये आपकी गलती होगी? कल को कोई मुझे बोले न्यूज वालों को मत जोड़िए अपने साथ, क्यों? न्यूज वालों के पहले तो आप भारतीय हैं ना।
तो ऐसी वो भी भारतीय हैं पहले, और हमारे लिए जब हमको आप सहयोग करो, आप पूजनीय हो, आप हमारे लिए। अगर इस अभियान को आपने अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, 4 6 10 हजार 20 हजार जो लोग भी लोग सुनेंगे, उन तक पहुंचने का माध्यम तो आपने बनाया ना, तो पूजनीय तो आप हुए मेरे लिए। अब कोई बोले कि आप वो न्यूज वालों को पूजनी क्यों ना करूं, और जो बोलेगा कि आप तो तुमने हमारे लिए क्या किया है, हमारे व्यक्तिगत के लिए कुछ मत करो, किसी को नहीं करना है, इस मिशन के लिए तो करो कम से कम। जो करेगा वो हमारे लिए देवता है और रहेगा। तो यही है संघर्ष, यही चल रहा है। ऐसे लोगों से भी आलोचनाओं और प्रशंसा के बीच में उलझे रहना पड़ता है। गोपाल सिंह जी, जब आप भारत भ्रमण आपने किया तो पहले ऐसे कौन व्यक्ति आपको मिले या जिनके पास आप गए और जिनकी कहानी आपको सुनने मिली, उन पर जो बीती है, जो भी परिवार रहेगा किसी क्रांतिकारी का, तो और उसके बाद आपको और भी प्रेरणा मिली होगी कि और भी ऐसे लोग हैं जिनके पास जाना होगा। देखिए, यहाँ पे मतलब अगर उनके बारे में मैं नाम लूँगा तो एक तरह से उनका एक अपमान भी होता है, क्योंकि ऑलरेडी उस क्रांतिकारी परिवार से वो हैं, बिलोंग करते हैं। अब उनकी मुफलिसी की बात करें तो हाँ, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तो भी मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने जब यहाँ से शुरुआत की, हमने जैसे दीपक जी ने पहले आपको बताया कि अनिल वर्मा जी जो हमारे इसके अंदर इस अभियान में जो कानूनी सलाहकार हैं, बटुकेश्वर दत्त पे जिन्होंने बुक लिखी है, वो बुक पढ़ने के बाद में जब हमें ये ज्ञात हुआ और जब हम यहाँ से निकले तो भगत सिंह के परिवार से हमने मिला। फिर बाद में वहीं पे सुखदेव जी के परिवार के लोग थे, उनसे भी हम मिले। हम पूना गए, पूना में राजगुरु जी के परिवार से हम मिले, विष्णु पिंगले जी हैं उनके परिवार से मिले, चाफेकर बंधु जी के परिवार से हम मिले। ऐसे कुछ लोग थे जो आज भी मतलब मेरे ख्याल से मे भी अब उनकी परिस्थिति अच्छी होगी। अभी मैं आपको विष्णु पिंगले के बारे में बता रहा हूँ। मैं सन 1915 में, मेरे ख्याल से जिस समय 1915 में जो उनकी डिग्री थी, जो आईटी मेरे ख्याल से थे दीपक जी, इंजीनियरिंग किए थे। आप सोचिए 1915 में अगर कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आज उसका परिवार किस हद तक समृद्ध रहना चाहिए। लेकिन उस समय उन्होंने देशभक्ति को चुना और उन्हें लोकमान्य तिलक जी से वो प्रेरित हुए थे, सावरकर जी से प्रेरित हुए, उन्हें फांसी लगी थी। आज उनके परिवार को देखेंगे तो न्यूट्रल में है वो। मैं अगर कंपेयर करूं, मैं हमारे उस समय अगर कोई 10वीं है, कोई ग्रेजुएट है, तो उस समय हमारे लिए एजुकेशन मतलब अरे ग्रेजुएट हैं यार, वो एडवोकेट हैं, बैरिस्टर हैं वो। और उस समय का इंजीनियर व्यक्ति जिनका परिवार आज उस स्थिति में है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि ये अपनी ज़िंदगी जी सकते थे लोग, लेकिन इन्होंने देशभक्ति को चुना। अच्छा, मैं भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, मैं, दीपक जी भी, हम लोग जी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जैसे लोग भी ये चीज़ नहीं सोचेंगे और हमारे मन में भी अगर ये विचार नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को स्वार्थी फिर समझूंगा। मैं बाकी लोग की तरह, हम निकले हैं, लोगों को जगा रहे हैं और लोग जग भी रहे हैं। बस ये आह्वान कर रहे हैं कि जो एक कॉन्क्रीट रिजल्ट निकलना चाहिए ना, जो मेन मकसद है हमारा, कि एक बार आपने जैसे बोलते हैं ना, एक सिस्टम में अगर एक बार आपने इसको डाल दिया तो ये फिर सिस्टम इसको ये करता है। जैसे मैंने और दीपक जी ने, हमने चलो आपके चैनल के माध्यम से हमने बोला कि नहीं, इनके नाम से पुरस्कारों की घोषणा करनी चाहिए। तो हमने 10 साल पहले इसके बाद से जब भी हम कोई आयोजन करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से हम पुरस्कार वितरण करते हैं, हम भगत सिंह जी के नाम से पुरस्कारों का वितरण करते हैं। अगर यही सरकार करे तो पूरे देश भर में, तो हम चाह रहे हैं कि ये काम जो हम कर रहे हैं सरकार करे। हाँ, अभी आपने जिस तरह से आपकी कार्यकारिणी में भी कुछ क्रांतिकारी जो उनके परिवार के लोग हैं, तो उनसे जब आपकी बात हुई तो उनसे किस तरह का प्रतिसाद मिला आपको? यानी क्योंकि ये काम जो है वो भी पहले से ही वो भी चाहते होंगे कि हमारे जो भी क्रांतिकारी थे उनको सम्मान मिले, उनका कहीं ना कहीं सरकार ने उनकी दखल लेनी चाहिए, ये वो भी सोचते होंगे। लेकिन जब आप कुछ ये इस तरह का काम कर रहे हैं और आपसे वो जुड़ गए, तो उनका क्या प्रतिसाद था? उनका तो सबसे पहला तो ये प्रतिसाद था ना कि वो हतप्रभ हो जाते थे कि 90 साल पहले घटी घटना के लिए आज भी कोई 2 ऐसे पागल घूम रहे हैं जो 90-100 साल पहले चले गए लोगों को खोजते खोजते उनके घर तक आ रहे हैं। उनको इस बात का ये आश्चर्य होता है कि ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस चल रही, इतने बड़े बड़े फिल्म प्रोडक्शन डायरेक्टर, सब तमाम नेता अभिनेता बने, कोई तो नहीं आता। कभी किसी को किसी कैरेक्टर के बारे में फिल्म बनानी है तो भले उस व्यक्ति से संपर्क किया, अदरवाइज कोई नहीं आता। तुम दोनों कहाँ से आ गए?
तुम्हारा क्या लेना देना हमसे? आपका कोई स्वार्थ भी नहीं है कि कुछ नहीं, हाँ, कि भाई क्यों आए तुम यहाँ पे? तो ये उनको आश्चर्यचकित करता है और हम उनको बताते हैं भैया वो जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर किए थे, हम थैंकफुल हैं उनके प्रति, और इसके लिए हम उस डीएनए के दर्शन करना चाहते हैं। आप अभी भी हैं तो ये दर्शन करके हम धन्य होना चाहते हैं कि हम उनको देख रहे हैं साक्षात। फिर हम ये संघर्ष कर रहे हैं कि ये उनके बारे में जानकारी पूरा देश ने जानना चाहिए। उनके नाम पे जो छूट गया, जो इतिहास रह गया, वो वापस से उनको मिलना चाहिए। उनके हिस्से का कुछ है ही नहीं। आप देखेंगे आज़ादी के बाद ये अगर प्रशासन में हस्तक्षेप नरम दल का था तो गरम दल का होना चाहिए था। वो दिखा ही नहीं कहीं। नहीं हुआ तो कम से कम उनके जो दिवंगत हो चुके हैं, जो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उनको आपने कुछ अपनी तरफ से ऐसा किया होता जो अमिट रहता, जिसको मिटाया ना जा सके। मौखिक रूप से बोल के कितना दिन तक लोग याद रखेंगे? मैं आपको बोलूं कि आप ड्राइवर हैं, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप ड्राइवर हैं, तो क्या आप ड्राइवर हो गए? नहीं होंगे ना। ये तो मौखिक मैंने बोल दिया ड्रायव्हर साहेब, तो आपको लगा की ड्रायव्हर हे बोलतोय म्हणून मी आहे ना. कसा आहे? त्याच्यासाठी लायसन्स लागतो, त्याच्यासाठी ट्रेनिंग लागतो, त्याच्यासाठी आरटीओच्या परमिशन लागतो. हे पूर्ण प्रोसेस आहे. त्याचा नंतर तुम्ही ऑफिशियली ड्राइवर होणार. अभी मैंने मौखिक बोल दिया ड्राइवर तो आप हो गए क्या ड्राइवर, या मैंने बोल दिया कमिश्नर तो आप हो गए क्या कमिश्नर. तो ऐसे में हम उनको बोल दिए कि हाँ शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, तो हो गए शहीद. कहाँ लिखा ऑफिसर गवर्नमेंट ने, किस पेपर में घोषणा की कि आज हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के फांसी पा चुके उन तमाम क्रांतिकारियों को बलिदानी हुतात्मा के दर्जे से घोषित करते हैं? ऐसा कहाँ है? ये नहीं हो रहा है, इसीलिए उन तक भारत रत्न नहीं पहुंच रहा, इसीलिए उन तक बाकी चीजें जो सम्मान मिलना चाहिए, योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं. आप खुद ही बताइए ना सर कि कितने क्रांतिकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती का आप जानते हैं? जैसे हम गांधी जयंती जानते हैं, जानना भी चाहिए, हमारे राष्ट्रपिता हैं. बाल दिवस हम जानते हैं, जानना भी चाहिए. और कुछ और एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती जानते हैं, जानना चाहिए. हनुमान जयंती जानते हैं, जानना चाहिए. और छत्रपति शिवाजी जयंती जानते हैं, जानना चाहिए. लेकिन क्या और जयंतियां नहीं है जो हमको जानना चाहिए? आपको भगत सिंह की जयंती नहीं पता होनी चाहिए? होनी चाहिए. तो पता है क्या? नहीं. राजगुरु जी की जयंती नहीं पता होनी चाहिए? होनी चाहिए. शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती नहीं पता होनी चाहिए? होनी चाहिए. रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पता होनी चाहिए, पुण्यतिथि पता होनी चाहिए. ये ऐसे नाम है जिनको हमें बताना नहीं है कि आपको पता होना चाहिए. ये तो हमारे ब्लड में बहना चाहिए कि भाई ये सब हमको पता है. अच्छा नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, सवेरे उठ के कम से कम आज जिनकी जयंती है उनको प्रणाम करके तो बाहर निकलो. तब आप बोलोगे प्रणाम कैसे करें? उसका रास्ता है हमारे पास. हमने आपको एक दिखाते हैं. एक प्रेरित भी हुए थे और खोजे भी थे. ये हमारा दिनदर्शिका है. तो इस दिनदर्शिका, अच्छा, इस दिनदर्शिका को आप देखेंगे ना तो ये जनवरी की 1 तारीख है. तो 1 तारीख को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती थी? वीर गोकुल सिंह जाट का बलिदान दिवस है. 2 तारीख को जयंती है विष्णु गणेश पिंगले का, बलिदान दिवस है वीर भाई कोतवाल का. 3 तारीख को जयंती है जनरल मोहन सिंह, बलिदान है रोपुई लियानी. ये 365 दिन हर तारीख को मिलेगा आपको. 31 दिसंबर तक इसमें नाम है. अगर आप खोज नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, आपके पास समय नहीं है, तो हम दे रहे हैं आपको. ये आप सवेरे उठिए, तारीख देखिए, जो नाम आपको दिख रहा है उनको मन से धन्यवाद दीजिए कि आपने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया. आज आपकी जयंती के निमित्त हम आपको शुभकामनाएं देते हैं. प्रणाम करके बाहर निकलिए. एक छोटा सा मैसेज बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, 10 जन और जा जाएंगे. ये तरीका भी तो ठीक है. किसी न किसी बहाने कृतज्ञता हमको रखनी चाहिए ना, थैंकफुल तो होना चाहिए उनके प्रति. तो ये जो आपने काम किया ये बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हर दिन जिसका भी बलिदान है, जिसकी जयंती है, उसका नाम ढूंढना और वो लिखना. क्योंकि आपने जैसे बताया वैसे कुछ गिने चुने लोगों के जयंती और ये हम लोग मनाते हैं या पता होता है. तो ये किस तरह से आपने ये काम किया और ये आज लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? यानी अगर अब इसको हम लोग लोगों को तक पहुंचाने के लिए कई लोगों ने सलाह दिया था कि आप इसको बेचो. तो हमने कहा भाई धंधा तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, बेचे काहे को?
तो ये हुआ कि फिर फ्री में कैसे देंगे, तो इस पे हम दोनों ने चर्चा की, भाई सही बात है, फ्री में कैसे दे देंगे, क्योंकि ये 12-13 पन्ना है, अच्छी क्वालिटी है, कितना हम लोग दे पाएंगे। तो ये बोले कि देंगे तो फ्री में ही, जितना हमारी क्षमता है उतना बांटेंगे। और इस साल इन्होंने ये 18 से 20 हजार बांटा है फ्री में। फ्री में 18 से 20 हजार, ये कैलेंडर ये 100 रुपए के ऊपर पड़ता है। और पूरे देश में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्कूल में, देहात में जा जाके जो छोटे छोटे स्कूल होते, छोटे छोटे गाँव में, वहाँ पे, फिर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के पास, मंदिरों में, अयोध्या में, शिरडी में, हर जगह हम लोगों ने इसको वितरित किया। और बता बता के करते हैं और गर्व से करते हैं। और अगर कोई हमसे व्यक्ति दूर है, संभव नहीं हो पा रहा कि हम उस तक पहुंचे, और वो मांगता है तो दो, तो हम इसका पूरा PDF देते हैं उसको कि भाई आप ही प्रिंट करवा के, वायरो करवा के लगवा लीजिए घर में। बट ये इसको कैलेंडर ना समझो, ये ग्रंथ है। ये देशभक्ति का एक ऐसा ग्रंथ है जो इतनी जानकारी संकलित होकर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये 500-600 क्रांतिकारी तो हमने कैलेंडर में ही दे रखे हैं। इसके अलावा की भी हमारे पास है डाटा। ऐसे कितने क्रांतिकारी हो सकते सर हजारों की संख्या में, शायद और भी होंगे जो शायद आप हाँ, अभी हम और भी खोज ही रहे हैं, सब तक अभी भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन अभी तक भी हम जितने तक पहुंच गए हैं उतने को भी आम सब लोग नहीं जानते। जैसे साउथ के सांगोली रायन्ना है, रानी चेन्नम्मा है, वीर बुधु भगत है, राजा राव तुलाराम है, तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, इनमें से कितने लोगों को जानते हैं लोग। 12 साल का बाजी राउत अपनी आहुति दिया था देश के लिए। सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा फ्रीडम फाइटर कहते हैं उसको, जो शहीद हुआ है, कौन जानता है। आज के 12 साल बच्चे को अगर आप बाजी राउत के नाम पे एक लेसन क्लास में उसकी बुक में रहा और वो पढ़े कि 12 साल के बच्चे के मन में देश प्रेम इस हद तक था कि उसने जान देना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों को जानकारी देना स्वीकार नहीं किया। ऐसे बंदूक के बट से आगे जो चाकू लगा रहता है, इससे उसको टांग दिया था अंग्रेजों ने। सिर्फ पूछ रहे थे, बता बता, उनको कुछ जानकारी चाहिए थी क्रांतिकारियों को, और वो नहीं दे रहा था। वो करते करते गए और अंत में पार कर दिए, उसे खड़ा कर दिया, लेकिन वो बच्चा बोला नहीं। तो हम तो धन्यवाद करते हैं ऐसे बच्चे की, और प्रशासन से चाहते हैं उनके बारे में सबको बता दो बस, क्योंकि हम लोग कितने लोगों को बताएंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग फॉर। गोपाल सिंह जी, जिस तरह से आपने भारत भ्रमण किया, और दीपक कुमार जी ने भी बताया कि इसके लिए जो भी एक आर्थिक जो आवश्यकता होती है उसका आप खुद ही इंतज़ाम करते हैं, तो किस तरह से लोगों से भी कुछ ये होता है, कोई ऐसे पूछते हैं कि भाई हम भी इसमें कुछ योगदान देना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक हो या और भी? देखिए, अगर लोग आर्थिक मदद के लिए बोलते हैं, बहुत कम लोग, लेकिन हम, जैसे हमने बताया ना, कि हम इसलिए नहीं लेते कि कल को अगर हम अपने पैसे से हमने कुछ किया, तो लोग आज के समय में बहुत सारे NGOs और इसलिए कि भाई उनका एक व्यापार बन जाता है कि भाई आ रहा है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी को मेरी तरफ से कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट एक साधन बना लेते हैं लोग। तो हमने कभी भी इसमें से किसी से एक पाई लिया नहीं। हमने जो छोटा मोटा व्यापार है उस व्यापार को करते हुए जो अपने क्योंकि ज़रूरत कम है, एक कहावत है कि अगर आपके पास में ज़रूरत कम है और आप हल्के हैं तो आप काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। तो हमने अपनी ज़रूरत को कम रखा हुआ है, और बाकी का जो पैसा बचता है तो हमारे पास में, हमें ऐसी कोई आदत तो है नहीं कि चलो आज मैं स्विट्ज़रलैंड घूम लूँ, आज मैं यहाँ चला जाऊँ, आज मैं वहाँ चला जाऊँ। मैं तो उन पैसों को इन क्रांतिकारियों के लिए इसके बारे में काम करना या भ्रमण करने में जाता तो मन को एक शांति मिलती है। और जैसे हमने कैलेंडर के बारे में आपको हमने बताया, वैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो सरकार को, दीपक जी, ये जो अभी दीपक जी ने बताया ना आपको कि हम पिछले 10 साल से हम ये जो कर रहे हैं, ये आप देखेंगे 2019 से, इसके पहले से है ये RTI हाँ? जो जानकारी ये भ्रमण करके जो हम लोग, हाँ, उनका जो इसमें भरा हुआ है, इसमें सारे डिटेल्स भरे हुए हैं। ये 2019 में ये सारे हमारे RTI की जानकारी है ना, संविधान के अनुसार शहीद उपाधि किसे दी जाती है, ये सब हमने पूछा कि भाई आपने इनको नहीं दिया तो हमको बताओ देते किसको है, वो तो पता चले, क्योंकि शायद हमको भी इतनी जानकारी नहीं है। 2020 में हमने पूछा है। 2020 का है। फिर हमने ये माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अपने मांग पत्र भेजे, इसमें गृह मंत्री जी के पास, संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, हर जगह भेजे। 2021 देखिए यहाँ पे भी आपको वही चल रहा है। मुलाकात है तो भी हमने प्रयास किया कि कम से कम लेटर ना पहुंच रहा हो, कोई दिक्कत हो रही तो हमको 2 मिनट का समय दो, हम समझा तो दें हम क्या चाह रहे हैं।
उसके बाद करिए ना करिए आपकी मर्जी। और ये डाक आप देख रहे होंगे पोस्ट के हैं, ये सभी राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय को भी Yes. हमने अपने मांग पत्र भेजी थी। फिर यहाँ पे आप देखिए गृह मंत्री जी को भेजे हैं। ये प्रत्येक वर्ष का अलग अलग है, ये मतलब धारा हर का साल हम क्रम भेजते हर हैं। साल एक ये हर साल का हम भेज रहे हैं। 2019 से 18 से चालू किया है। अभी लेटेस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा 2026। 8 साल आप ये हाँ। काम कर रहे हैं निरंतर। देखिए 2025 ये है तारीख ये देखिए 14 जनवरी का है, 2026। ऐसे बहुत सारी फाइल हमारे पास पड़ी है। अब चूंकि पूरा फाइलिंग करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। आपको बस एक उदाहरण दिखा रहे हैं कि संघर्ष जो हमको आता है, जो हमको तरीका पता है, जो रास्ते हम जानते हैं, उस रास्ते वाला पूरा संघर्ष कर रहे हैं। अब इसमें आप भी साथ देना चाहिए। और जो इन्होंने बताया आर्थिक रूप से इसलिए भी नहीं लेते हैं, लोग कहते हैं देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि हम दूर हैं तो कहीं कुछ हम लोग आर्थिक योगदान दे दें, तो वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया जाता है कि कल को हम अपनी कमाई से अगर इन्होंने गाड़ी ले लिया तो बोलने वाले तो बोलेंगे ना कि फ्रीडम फाइटरों के नाम पे लोग पैसे Yes. इकट्ठा कर रहे हैं आणि स्वतःचा मजा घेतात। ये कलंक नहीं ले सकते। वो आलोचना हम सामान्य एनजीओ होते, हम कोई और काम करने वाले तो शायद हम लेते भी, लेकिन फ्रीडम फाइटरों का पवित्र नाम जुड़ा है, इसके लिए इन्होंने बोला हम बिक जाएंगे चलेगा, जब तक हमारे पास है तन पे कपड़ा है तब तक हम ये करते रहेंगे। जिस दिन खाने के वांदे हो जाएंगे उस दिन उन लोगों से माफी मांग लेंगे, फ्रीडम फाइटरों से, भाई बस आता ना होनार। पर जब तक हो रहा है, जब तक ईश्वर सपोर्ट कर रहा है, तब तक तो करते रहेंगे। हो सकता है इसी बीच गवर्नमेंट कर ही दे, कौन जाने। इस समय की जो सरकार है इसी से हमको उम्मीद भी है, क्योंकि ये सरकार राष्ट्र के लिए, देश के लिए हर वो प्रयास कर रही है जिससे देश खूब आगे बढ़े और खूब तरक्की करे, और Yes. कर रहा है। इन्हीं से हमको उम्मीद है कि हो भी जाएगा। इसके बाद किस तरह की सरकारें आएंगी हमको नहीं पता, और वो करेंगे कि नहीं वो भी हमको नहीं पता, क्योंकि अगर करना होता तो 70 साल में हुआ होता। इन स्वतंत्रता सेनानियों को 70 वर्ष इंतजार ही न करना पड़ता, क्योंकि जितना आप पीछे जाओगे उतना वो नए थे। 1931 में फांसी हुई है अगर भगत सिंह जी को, तो 1947 में देश आजाद हुआ है। 16 साल ही पुरानी बात है, मतलब एकदम ताजी बात है। उस समय की सरकार बहुत कुछ कर सकती थी इनके लिए, बट धीरे धीरे अब तो 60 70 80 साल आप बीतते जाओगे तो उतनी बात पुरानी होती जा रही है ना। तो जब पुरानी बात होती है तो अटैचमेंट भी खत्म होने लगता है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये सरकार कर दे तो धन्य हो जाए हम भी, वो तो होंगे ही। अभी आज के समय में देश प्रेम की भी बहुत बात होती है। जियो पॉलिटिकल जो पूरा माहौल है वो सब बदलता हुआ नज़र आ रहा है। भारत कहीं पे भी जैसे हम लोग कहते हैं कि आर्थिक अगर इकोनॉमिकली देखें तो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और उसी वक्त बाकी जो देश है वो कहीं ना कहीं भारत को एक तरीके से भारत के प्रति इस तरह से देख रहे हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इतने सालों से तो पीछे था। तो ये आज देश प्रेम की भावना बहुत ही आवश्यक बनी हुई है। आगे आने वाली पीढ़ी या अभी की जो युवा है उनके लिए देश प्रेम की भावना बहुत आवश्यक है। तो ये क्रांतिकारियों का जो जीवन है वो किस तरह से उन्होंने उसके बारे में देखना चाहिए, क्योंकि ये विषय सिर्फ उनको हुतात्मा घोषित करना तो इस तरह इतना ही मर्यादित नहीं है। नहीं, ये इतना ही नहीं है, क्योंकि घोषित करने का मतलब है आपने उनको सम्मान दे दिया। जैसे आप ट्रेनिंग कर लें और लिखित परीक्षा जो होती है वो पास कर लें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन। समझ लीजिए आप किसी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपने एग्जाम दिया, ट्रेनिंग दिया, अब आप एलिजिबल हो गए, अब आपको पोस्ट मिल गया। लेकिन वो पोस्ट मिलने के बाद घर पे नहीं बैठना है ना आपको अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट फील्ड पे काम करना है, ठीक है। फिर वो पुलिस विभाग हो या प्रशासन का कोई अन्य विभाग हो, ये सब करने के बाद आप फील्ड पे आ जाते हो, अपना योगदान देश के लिए देते हो। तो जब आप फ्रीडम फाइटर्स को वो सम्मान दोगे सर, तब उस सम्मान लोगों को दिखेगा, बॉलीवुड वालों को दिखेगा कि यार ये कौन कौन से नाम आ रहे हैं। फिर जहां आज उनके पास कहानियां ही नहीं, उनके पास कहानियों की भरमार होगी। मैं बता रहा हूँ 500 कहानी तो मैं दे सकता हूँ। बाबू बंधु सिंह, चित्तू पांडे, तेलंगा खड़िया, राजा राव तुलाराम, बिरसा मुंडा, तुर्रम खान, ये कहानियां तो मैं दे सकता हूँ आपको। जहां एक तरफ उनके पास कहानियों की कमी है, सूखा पड़ा है, एक ही फिल्मों को रिपीट 1 2 3 4 करके बनाए जा रहे हैं। यहाँ कहानियां पड़ी हैं समंदर के हिसाब से, आप हाथ तो डालो। अब यहाँ हाथ कैसे डालेगा आदमी, कब डालेगा? जब यहाँ पे उनकी नजर पड़ेगी। नजर कब पड़ेगी? जब इन वीरों को वो सम्मान दिया जाएगा।
क्योंकि इंसान संघर्ष को याद नहीं रखता। जब आप सफल हो जाते हो तो सफलता देख के फिर आपके संघर्ष के पीछे जाता है कि कैसे यहां तक पहुंचा है ना। तो लोगों को संशय करने की आदत है और वो शंका तभी तक करते हैं जब तक उस पर मोहर न लग जाए। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, सुनिएगा। काम का है, शंका क्या होती है। देवराज इंद्र, आप जानते होंगे हमारे धर्म में देवराज इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं। वो जब रोज सुबह उठते तो उठ के पूजा पाठ करते, तो देखते कि ये उनका लड़का था जयंत। वो बोले पिताजी किसकी पूजा करते हैं? तो उनको समझ में नहीं आया, तो आके पूछ लिए कि पिताजी आप किसका पूजन कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। तो जयंत ने कहा मैं ब्रह्मा जी को जानता हूँ, विष्णु जी को जानता हूँ, महेश शंकर जी को जानता हूँ, ये राम कौन है? तो देवराज इंद्र देवों के राजा हैं, बादलों पानी सब पे उनका अधिकार है। उन्होंने बादल हटाया और दिखाया, ऐसा इशारा किया। तो चित्रकूट में उस समय वनवास चल रहा था। भगवान राम अपने हाथों से मिट्टी और पुष्पों का रंग लगाकर एक तिनके से माता सीता का पैरों में श्रृंगार कर रहे थे। तो इंद्र ने दिखाया कि वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। अब ये जयंत थोड़ा अक्खर टाइप का, जैसे राजा के लड़के अक्सर होते ही है इसी स्वभाव के, उन्होंने बोला वो भगवान है। वो वस्त्रों से देखे, वल्कल वस्त्र पहना एक व्यक्ति सन्यासी जंगल में अपनी पत्नी के साथ बैठा, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? जयंत ने बोला नहीं आपका मति भ्रम, नहीं आप सही नहीं चल रहे हो इस समय। तो देवराज इंद्र ने कहा कि जाने दो, तुमको बाद में समझ में आएगी, छोड़ो अब इन बातों को, अपना रोजाना जो दिनचर्या है वो करो। लेकिन जयंत के मन में था, उसके मन में शंका हुई, शंका ने घर किया कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो नीचे आया, कौवे का रूप बनाया और जाके माता सीता के पैर की जो साइड वाली उंगली होती छोटी वाली, उस पे डंक चोंच मारा उसने, खून की धारा निकल पड़ी। अब हम हो या आप हो, कोई भी अगर हमारी बहन बेटी पत्नी को भरे बाजार में भी अगर धक्का देगा तो हमारा हाथ चले ही जाएगा उसके कॉलर पे। अब भगवान राम ने उस समय धनुष बाण अस्त्र तो लिए नहीं थे, वो जिस तिनके से श्रृंगार कर रहे थे वही फेंक के मारा उन्होंने। अब वो जब फेंक के मारा तब वो निकला, रामबाण का रूप ले लिया, चारों तरफ अब भाग रहा है, पूरे ब्रह्मांड में गोल गोल घूम रहा है। वो बाण भी वैसे गोल गोल घूम रहा है। लोग यहां भी संशय करते हैं, यार ये कैसे भगवान है आपकी जिनके बाण गोल गोल घूम रहे हैं। अब आज जो लोग देखते हैं, सैटेलाइट जा रही है, रॉकेट जा रही है, बीच में इंटरसेप्ट कर रही है, घुमा के मार रही है, अब लग रहा है कि हाँ घूम सकता है। ठीक है, ये हमारे धर्म ने पहले ही दे दिया है, सारे इन अवधारणाओं को पहले ही जीवित रखा है। वो सबसे पहले पहुंचा अपने पिताजी के पास। जब देवराज इंद्र को पता चला कि भगवान राम की पत्नी के साथ ये बदतमीजी करके आ रहा है, उन्होंने द्वार बंद कर लिए। अब वो खटखटा रहा है, पिताजी खोलो, मैं आपका पुत्र जयंत। तो बोला मैं नहीं जानता, जो ईश्वर का अपमान करे वो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। भगा दिए। वहां से वो भागे भागे गए शंकर जी के द्वार पे। वहां खटखटाए तो गढ़ों ने रोक लिया, अंदर नहीं जाना है, अभी शंकर भगवान कथा कह रहे हैं। तो बोले कौन सुन रहा है? तो उन्होंने कहा, गढ़ों ने कहा माता पार्वती कथा सुन रही है। तो बोले शंकर भगवान कथा कह रहे हैं, किसकी? बोले उसी की जिसकी पत्नी के अपमान करके आया है तू, भाग जा यहां से। वहां से गया फिर ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ध्यान लगाए बैठे हैं। गढ़ों ने वहां रोका, नहीं अभी ध्यान भंग नहीं करने देंगे। वो ध्यान में बैठे हैं। अच्छा किसका ध्यान कर रहे हैं? उसी का जिसकी पत्नी का तुम अपमान करके अभी अभी आए हो, उसी के ध्यान में बैठे हैं। वो बोला अजीब दिक्कत है। गए विष्णु लोक में, वहां पे गए तो वहां पे भी गणों ने हाथ पकड़ लिया, अंदर नहीं जा सकते। प्रभु अभी पृथ्वी पे गए हैं अपनी लीला करने के लिए, अपना मर्यादा स्थापित करने के लिए, कुछ राक्षसों का वध करने के लिए वो धरती पे गए हैं। तो बोले धरती पे गए क्या बन के? बोले वही जिनकी पत्नी का अपमान करके लौटे हो तुम। अब वो लगे भागने की मैं इस राम बाण से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं, और बाण उनको पूरा अवसर दे रहा है कि तुम प्रयास कर लो, जितना कर सकते हो वो प्रयास कर लो, स्त्री के अपमान का सजा तो तुमको मिलेगा ही। तो अब उनको कोई सूझी नहीं। तो उस समय जो सबसे बड़े रिपोर्टर थे, जो सबसे बड़े पत्रकार हुआ करते थे, जो पूरे ब्रह्मांड के अंग अंग का उनको इंफॉर्मेशन होता था, वो थे देवर्षि नारद।
वो धरती के, मैं उनको अखिल ब्रह्मांड का पहला रिपोर्टर मानता हूं, क्योंकि भगवान प्रहलाद के मन में भक्ति किसने डाली? नारद जी ने। ध्रुव के मन में भक्ति किसने डाली? नारद जी ने। तो नारद जी, बाकी लोग महर्षि ब्रह्मर्षि, वो देवर्षि हैं। तो जयंत उनके पास गया, बोला महाराज अब आप ही कुछ करिए, हमारे रक्षा कीजिए। तो नारद जी ने कहा उनसे रक्षा करना तो संभव नहीं है, और जो तुम करके आए हो उसके बाद तो रक्षा का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन एक उपाय है, शरणागति तुमको बचा लेगी। तो बोले, जयंत ने बोला शरणागति करनी है किसकी? उन्हीं की जिनकी पत्नी का आपने बदतमीजी करके आए हो, उन्हीं की शरणागति जाओ तो कुछ हो सकता है, बाकी ब्रह्मांड में कोई रास्ता नहीं है। तो गए, तो वहां पे भगवान राम गुप्त गोदावरी में अपना मुंह धो रहे थे, तो मुंह पे ऐसे पानी लगा हुआ था, तो पेड़ के पीछे से खड़े होके जयंत ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो, भगवान राम की जय हो किया, और मुंह धोते धोते ही भगवान के मुंह से निकल गया चिरंजीवी भव। फिर देखते हैं मुंह धो जब किया तो भगवान राम ने कहा अरे तू तो वही है। बोले हाँ गलती हो गई मुझसे, मेरी रक्षा करो। कहे नहीं, ये तो राम बाण है, ये प्राण लेके ही छोड़ेगा। तो बोले प्रभु अभी आपने कहा चिरंजीवी भव, एक तरफ आप जीवित रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपने बाण भी छोड़ रखा है, तो आपका श्राप ज्यादा बड़ा है कि आपका वरदान? तो भगवान ने कहा कि जो मेरे शरणों में आ गया तो वरदान ही काम करता है, वहां श्राप काम नहीं करता। बहरहाल बाण तो व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई ना कोई चीज तो तुम्हें इसको समर्पित करना होगा, तुम खुद बता दो क्या समर्पित करोगे, क्योंकि ये बाण कुछ ना कुछ लेगा अगर प्राण के बदले भी लेना है। तो जयंत ने कहा कि ठीक है मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, बाकी शरीर मेरा एज इट इज सुरक्षित रहने दीजिए। तो उस कौवे रूपी जयंत का उस बाण ने एक आंख फोड़ दिया। कहने का अर्थ क्या है कि जिनको आज भी भगवान राम की अस्तित्व पर, भगवान राम की बातों में शंका है, तो आप ये समझिए या तो उनकी आंख फूट चुकी है या तो फूटने वाली है, क्योंकि शंका का कोई निवारण नहीं होता। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं फ्रीडम फाइटर्स पे आता हूं। अगर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई ये संशय करता है कि उस परिवेश में उन्होंने वैसा किया था कि नहीं किया था, तो भैया या तो तुम्हारी आंख फूट चुकी है या फूटने वाली, क्योंकि तुम देखना ही नहीं चाह रहे हो। तुमने सिर्फ सवाल कर दिया अरे उन्होंने ऐसा किया होगा कि नहीं। हम 10 साल से वही जी रहे हैं भाई, हमसे बेहतर तो आप नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। हम आपको बता रहे तो कम से कम मान लो, नहीं मानना है तो खुद रिसर्च कर लो, सपोर्ट तो करो कम से कम। तो हम और गोपाल जी, हमारे मन में फ्रीडम फाइटर्स को लेके कभी संशय नहीं हुआ कि इनको ये चीज मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बहुत आलोचनाएं समाज में मिली हैं, इसके लिए भी हम लोगों को कहा जाता है कि ये फर्जी तुम लोग दौड़ रहे हो। घर वाले भी कहते हैं कि ये क्यों छोड़ के तुम लोग कमाई धमाई, लोग फ्लैट पे फ्लैट खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, और तुम लोग ये झोला उठा के कहाँ चल देते हो 10-10 दिन के लिए। तो सवाल तो होंगे ही, क्योंकि ये काम हर कोई कर भी नहीं रहा, और ये काम करने के लिए लोगों के जीवन का ये उद्देश्य भी नहीं होता। किसी से पूछो आप जीवन में क्या, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फेमस आदमी बनेंगे, पावरफुल कुछ बन के फिर संन्यास ले लेंगे, ये वाला काम तो किसी के हिस्से है ही नहीं। तो जब किसी के हिस्से नहीं है वो काम हमने अपने हिस्से लिया है, तो पहले तो हमको कन्विंस करना पड़ता है कि हम ये काम करने लायक हैं और हम ये क्यों कर रहे हैं और क्यों आपको हमारा साथ देना चाहिए। सो बस इसी तरह बीत रहा है। ये आखिरी सवाल गोपाल जी आपसे पूछूंगा कि ये सब आप इतना काम कर रहे हैं जो कि इससे कुछ आपको प्राप्त करने की कुछ इच्छा भी नहीं है, कि उसमें स्वार्थ भी नहीं है, इसमें से कुछ मिलेगा, जो मिलना है वो उनको मिलना चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया। तो आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अध्यक्ष के नाते, क्योंकि ये आप अब इतना बड़ा काम कर रहे हैं? मैं आज की पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जो इस उज्जवल भारत के भविष्य में आप जो जी रहे हैं, जो आने वाली प्रगति है, ये कहीं न कहीं उन क्रांतिकारियों के योगदान से ही मिला है। उनकी सोच हमसे बहुत ऊपर थी। आप अपने आइडियल जो है, आप अपने जो हीरोज़ हैं ना, आप उनको बनाइए, ये मेरी सोच है। अगर मेरे आइडियल भगत सिंह रहेंगे, मेरे आइडियल चंद्रशेखर आज़ाद जी रहेंगे, अगर मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, तो आने वाला जो भारत का भविष्य है वो इससे भी ज़्यादा उज्जवल रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको
जैसे मैंने आपको पहले भी मैंने बताया कि अगर ये आज़ादी इतनी आसानी से मिल गई होती तो शायद दीपक जी ने बताया ना कि खूब परिश्रम करने के बाद में आपने परिश्रम किया यार, आपने मेहनत किया, तो उसको लोग याद नहीं करते हैं। एंड रिजल्ट जो रहता है उसको लोग याद करते हैं। तो आज एंड रिजल्ट ये है कि भारत जो तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है उसमें उनका योगदान है, हमारे आइडियल हो रहे हैं। और मैं सरकार से भी ये अनुरोध करूँगा कि जो हम 10 साल से हमने जो मांग रखी हुई है, हमने क्यों, हम पूरे भारतवासी अगर हम चाहें तो सबकी हमारी ये मांग है कि उन्हें जो ये हुतात्मा का दर्जा मिले, उनके बारे में लोगों को पढ़ाया जाए, उनके नामों से पुरस्कारों का वितरण हो। आप सिलेबस में जैसे आप बच्चों को बताया ना कि आप वेस्ट इंडीज़ में ये ठंड जलवायु है कि गर्म जलवायु, इससे हमें क्या लेना, आप पढ़ाइए उसको, मुझे उससे कोई खेद नहीं, मुझे उससे आपका मैं इस पर नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चैप्टर में इन क्रांतिकारियों के बारे में भी डालिए। आप रखिए ना 5वीं से लेकर 10वीं तक इनके बारे में पढ़ाइए ना। आपको डैम श्योर बोल रहा हूँ, इतना तो सत्य बोल रहा हूँ कि वो पढ़ने के बाद में जो आज की जो जनरेशन है, जो आज वो यूट्यूब पे और वो जो मोबाइल्स पे और जो बाकी चीज़ों पे जो इतनी खोई हुई है ना, जो रील्स पे और ये सब चीज़ों पे, कहीं ना वो इनकी तरफ सोचना चालू करेगी। और इसमें उन माताओं पिताओं का भी भला होगा, इस देश का भी भला होगा और उन बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। तो उस प्रयास में भी हम लोग खूब दौड़े, चूंकि हम लोग माया की नगरी में ही हैं। मुंबई से बड़ी माया नगरी तो पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगती कोई होगी। तो और यहाँ पे ऐसे ऐसे चेहरे हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो हम लोग वहाँ तक भी पहुँचने का प्रयास किए कि उनमें से कोई व्यक्ति अभियान की बातों को अपना ले और कहना शुरू करे तो ज़्यादा लोग सुनेंगे। इस कड़ी में हम कई लोगों के पास गए, कुछ लोग जुड़े भी, कुछ लोग इग्नोर किए, कुछ लोगों ने ये अपेक्षा रखी कि उनको हम क्या दे रहे हैं, उनको क्या मिलेगा। एक व्यक्ति ऐसा था जो पहले दिन से ही ये सुन के हमारे साथ जुड़ गए, आज तक जुड़े हैं। और जितनी हम तिरंगा यात्रा निकालें, चाहे हम लोग अभी महाकुंभ में हम लोग गए थे तो फ्रीडम फाइटरों को हमने स्नान करवाया था। हम लोग नहीं स्नान किए, हम लोग गए पंडित जी को बोलकर फ्रीडम फाइटरों की प्रतिमा लिए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु की, स्नान करवाए। और उसके बाद पंडित जी को हमने निवेदन किया कि इस स्नान का जो पुण्य होगा वो इन फ्रीडम फाइटर को समर्पित करो, हमारे नाम पे मत करो, क्योंकि उनके वंशज डायरेक्ट विवाह या बच्चे नहीं हैं तो फिर कोई नहीं कर रहा, तो हम उनके वंशज ही अपने आप को समझ रहे हैं। तो ये आप हमारे तरफ से उनको संकल्पित करिए। हम लोग फिर रुद्राभिषेक करवाते हैं आज़ाद जी के नाम पे, उनकी जयंती पे, भगत सिंह की पुण्यतिथि पे हम लोग वृक्षारोपण करवाते हैं। तो किसी न किसी बहाने हम उनको जीवित रखने का प्रयास करते हैं। तो मैं जिस व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ वो मुकेश खन्ना है, अभिनेता मुकेश खन्ना, जिनको आप शक्तिमान के रूप में देखे होंगे। वो एकमात्र अभिनेता इस पूरी इंडस्ट्री में हमको ऐसे मिले जो बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के पिछले 8 वर्षों से हमारे साथ जुड़े। दिल्ली में हमारे साथ जंतर मंतर भी गए, कुंभ में फ्रीडम फाइटरों को स्नान करवाने के लिए भी हमारे साथ गए। फिर आजाद जी का गांव है भाभरा, मध्य प्रदेश में, वहां जयंती मनानी थी, वहां भी गए। अभी हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था अयोध्या में, ये 23 मार्च को, इस समय भी हो गए। तो वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अभिनेता के रूप में हमेशा हमारा सहयोग करते हैं और नेता के रूप में एकनाथ शिंदे जी। तो इन दोनों जन का मैं आपके चैनल से पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपना सहयोग और आशीर्वाद अभियान पर बनाए रखें। और आप लोग ऐसी अगर आवाज को उठाएंगे तो 500, 1000, 10,000, 20,000, लाख लोगों तक ये बात पहुंचेगी और 4-6 ऐसे गोपाल सिंह, दीपक त्रिपाठी निकल आएंगे तो ये काम हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो आपने आखिरी बात बताई मुकेश खन्ना जी के बारे में, उसी तरह के या एकनाथ शिंदे जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में बताई, तो ऐसे बहुत सारे जो प्रभावी लोग हैं समाज के, उन्होंने अगर ये जुड़ जाएं या अपने अपनी तरीके से आपका जो काम है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जाकर आपकी आवाज़ जो है वो शायद गवर्नमेंट तक पहुंच सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से आप ये कर रहे हैं। आप यहाँ पे आए और ये पूरी जानकारी आपने दी और शायद ये हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुँचेगी, हमें आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। तो दोस्तों, अभी हमने गोपाल सिंह और दीपक कुमार त्रिपाठी जी से बात की। उनके संग्राम फाउंडेशन के माध्यम से क्रांतिकारियों का जिस तरह से उनका इतिहास, उनका चरित्र, ये सब लोगों तक पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं, उनको न्याय देने का काम कर रहे हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।